तो यार आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता को। और बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है ये। अभी तक हम लोगों ने जो भी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें जो पढ़ा है उसको आज थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका जो पता चलता है उसको जानने के स्रोत कौन-कौन से हैं। स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था पुरातात्विक स्रोतों को और साहित्यिक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोतों में भी हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार से देखे कि कुछ तो हमारे भारत के थे या फिर अपने देशी थे और कुछ विदेशी स्रोत हम लोगों को मिलते थे। देशी स्रोत के अंतर्गत भी हम लोगों को कुछ धार्मिक स्रोत मिले और कुछ लौकिक मिले। लौकिक के अंतर्गत हम लोगों के पास आता है वो चीज़ें जो कि धार्मिक नहीं थी और क्या। धार्मिक चीज़ें नहीं थी जो कि लोक धर्म पर आधारित थी और हमारे इसके अंतर्गत कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, बाण भट्ट का हर्षचरित ये सब आता है। धार्मिक की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता, वेदांत, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब आए। मतलब कि सीधे तौर पर हिंदू धर्म के ग्रंथ जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आए। फिर आए बौद्ध धर्म और फिर एक आता है हम लोग का जैन धर्म। इनकी फिलॉसफीज भी हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोग आते हैं विदेशी साहित्य में। विदेशी में हम लोग देखते हैं यूनानी और चीनी साहित्य को। विदेशी साहित्य में हम लोग यूनानी को देखते हैं। यूनानी की तरफ हम लोग देखते हैं कि हेरोडोटस करके होते हैं एक यूनानी इतिहासकार जिनको कि इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और वो बताते हैं कि जो भारत है मतलब भारत वो कभी आए नहीं थे परंतु भारत के बारे में उन्होंने जो सुन रखा था उसके आधार पर वो भारत की जो है वो कुछ व्याख्याएं करते हैं। और ये भी एक प्रकार से हम लोगों के पास एक साक्ष्य आ जाता है, एक स्रोत आ जाता है इतिहास को जानने का। कौन? हेरोडोटस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं चीनी साहित्य पर। यूनानी साहित्य और चीनी साहित्य किसके अंतर्गत? विदेशी साहित्य के अंतर्गत। चीनी साहित्य में हम लोग देखते हैं फाहियान और वेनसान को। फाहियान आते हैं, फाहियांग और वेनसांग। फाहियान, फाहियान और वेनसांग को देखते हैं। फाहियान और वेनसांग को देखते हैं। फाहियान की बात की जाए तो फाहियान हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आते हैं और वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के समय पर। ये आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ये आते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इनके जो भी शासनकाल में जो भी अच्छाइयाँ थीं उनका वर्णन करते हैं, इनकी सैन्य व्यवस्था का वर्णन करते हैं और बहुत सारे उल्लेख को अपने पुस्तकों में फोकोकी में लिख देते हैं। वेनसांग की बात करें तो ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन। चालुक्य और पल्लव, चालुक्य और पल्लव के बारे में भी बताते हैं और चीनी साहित्य खत्म होता है। चालुक्य में भी कौन? तो चालुक्य वंश के अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन भैया को, पुलकेशिन सेकंड दी भैया को और हमारे पल्लव वंश के अंतर्गत नरसिंहवर्मन को। इन दोनों के राज्य की यात्राएं करते हैं और वर्णन करते हैं। चलो भाई, तो ये तो हम लोग का चीनी साहित्य खत्म हो गया था। ये पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी पढ़े हैं। इसके बाद अब आज की जो वीडियो है उसमें तो खैर सभ्यता देखने वाले हैं। और कुछ चीज़ें भी हम लोग पढ़े थे, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या था। अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा था। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है वो मिला है 1400 बीसी का, 1400 बीसी का, 1400 ईस्वी पूर्व का, एशिया माइनर में जो कि टर्की के पास है एशिया माइनर। वहाँ पर हम लोग को पहला अभिलेख मिलता है, सबसे प्राचीन अभिलेख कह सकते हैं, जो कि जिसमें कि हम लोग 4 देवताओं
का उल्लेख देखते हैं। इंद्र वात्सल्य, इंद्र, मित्र, नाथ, सत्य, वरुण, इनका वर्णन देखते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं, भारत में मिला सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो प्राक मौर्य काल में ईरानी शासक दारा प्रथम का है। मतलब कि भारत में पहला अभिलेख कौन सा मिला, भारत में मिला अभिलेख कौन सा था, वो था दारा प्रथम का अभिलेख, दारा प्रथम का अभिलेख, जो कि ईरानी शासक थे, उनका एक अभिलेख मिला था। मतलब अभिलेख मतलब क्या, कहीं कुछ लिखा हुआ कुछ मिला था इनके बारे में, जो कि हम लोग कहते हैं कि ये पहला अभिलेख था भारत में मिला हुआ। इसके बाद हम लोग भारत में मिला किसी भारतीय शासक का प्राचीन अभिलेख देखें तो वो आता है मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। तो भारत में मिला भारतीय राजा का, किसी भारतीय का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का हम लोग को मिलता है। और कोई चीज बढ़िया हो तो मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 अभिलेख मिलते हैं, महास्थान और सहगौरा। ये भी बात याद रखने वाली है, महास्थान और सहगौरा। राइटिंग ऊपर बढ़िया है, नीचे थोड़ा गंदा से लिखा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बैलेंस कर लो भैया। चलो यार, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्कों को। सिक्कों में भी हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल के सिक्कों में निष्क और शतमान का प्रयोग होता था। फिर धीरे धीरे सिक्के प्रचलन में आए। तिथि युक्त सिक्के जो हैं वो इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल में आए, और शीशे के सिक्के आते हैं सातवाहन शासनकाल में। सबसे भारी स्वर्ण सिक्के देखने को मिलते हैं गुप्तकालीन शासनकाल में। और अब हम लोग आ जाते हैं इतिहास पर। इतिहास में भी हम लोग 3 चीजें देखे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। इतिहास में हमने क्या देखा था, इतिहास में हमने देखा था कि इतिहास 3 प्रकार से है। एक तो हमारे पास है प्राक ऐतिहासिक काल, इतिहास हमारे पास 3 प्रकार से है। एक हमारे पास है प्राक, एक है आद्य ऐतिहासिक, और एक है ऐतिहासिक। एक है ऐतिहासिक। प्राक में हम लोगों ने पाषाण काल को देखा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक ताम्र पाषाण काल भी एक कोने में होता है। उसी ताम्र पाषाण काल की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखने वाले हैं। आद्य काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आती है, और आती है वैदिक सभ्यता। ये सभ्यताएं वो सभ्यताएं थी जहां पर की लिखे हुए अभिलेख मिलते हैं, परंतु उनको कोई पढ़ नहीं पाता, है ना। वैदिक काल में भी जो चीजें हम लोग को मिली हैं ऋग्वेद वगैरह में, इनका अर्थ समझना अभी के इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो इंसान अभी मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, वो पढ़ेगा उसमें या देवी स्वरूप, या देवी नहीं, वो बड़े बड़े वहां पर है है ना। तो वो चीजें वो नहीं समझ पाएगा, जो भी चीजें वहां पर बताना चाह रहा है। बट ब्राह्मण साहित्य में जो वैदिक साहित्य है, उनकी व्याख्या सरलतम रूप से की गई है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम लोग को एक कौशितकी और एक और ऐतरेय करके ग्रंथ मिलता है ब्राह्मण साहित्य का। तो वो सब चीजें हैं, वही देखने वाले हैं हम लोग आज। हड़प्पा सभ्यता को मतलब, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं। ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं को देखने से पहले मैं देख लूं कितना वीडियो हो चुका है। वीडियो हो चुका है हम लोग का 8 मिनट का, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, फटाक से करते हैं। ताम्रपाषाण काल का मतलब कि तांबे और पत्थर, इन दोनों का उपयोग शुरू हो गया था। ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सभ्यता क्या होती है, और हम लोग देखेंगे संस्कृति क्या होती है। ये रहा समाज, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और इसको देख रहा है, तो यहाँ पर उसको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सभी लोगों को दूर से देख रहा है भौतिक तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसको जो दिख रहा है, वो इसको दिख रहा है सभ्यता, इंसानी सभ्यता इसको दिख रही है। मतलब कि हम कह सकते हैं भौतिक तौर पर संगठित समाज को दर्शाता है सभ्यता।
इसमें शहर, स्मारक, संरचना आदि शामिल हैं। ये देख रहा है कि ये किस शहर में रहते हैं, ये दिखाता है कि इनकी सभ्यता कैसी है। ये देख रहे हैं कि क्या इनका कोई स्मारक वगैरह है, मतलब जस्ट लाइक ये कोई पशुपति नाथ की पूजा वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह, या फिर इनका किसी और चीज़ में विश्वास वगैरह है। परंतु वहीं अगर ये देखने लगे विश्वास से थोड़ा सा और आगे बढ़कर कि क्या इनका कोई धर्म है, अगर ये देखने लगे क्या ये कोई रीति रिवाज मानते हैं, रीति, अबे रिवाज ही लिख दो सीधे, क्या रिवाज मानते हैं, क्या ये साहित्य आदि में शामिल हैं, जैसे कि किसी विशेष साहित्य, जैसे कि हिंदू किसी धर्म ग्रंथ पर, जैसे मुसलमान कुरान में है। तो अगर ये देखता है ये चीज़ कि क्या यहाँ के लोग किसी धर्म को मानते हैं, रीति रिवाज को मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये संस्कृति देख रहा है। और अगर हम कहें कि ये केवल इसको देख रहा है और देखकर दूर दूर से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग क्या हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये इनकी सभ्यता को देख रहा है, इनकी संस्कृति को नहीं देख रहा है। और इसी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग एक हड़प्पा सभ्यता को भी देखने वाले हैं कि मान लो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं और ये लोग हम लोग हैं जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। तो हम लोग दूर से देख रहे हैं कि ये लोग होते कैसे थे। हम लोग जाके इनकी संस्कृति को नहीं देख रहे हैं, संस्कृति भी देखेंगे, सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो इसी कहानी को देखते हैं संस्कृति में और सभ्यता में। अगर बढ़ें आगे तो आजीविका का मुख्य साधन क्या था ताम्रपाषाण कालीन युग में? आजीविका का मुख्य साधन कृषि था भैया, है ना? ये तो बता दिया शायद मैंने पुराने वाली क्लास में कि ताम्रपाषाण काल में जो आजीविका का साधन था वो कृषि था। तो लिख देंगे कृषि। आगे सर्वप्रथम कृषि में किसका उत्पादन था? जौ का उत्पादन था। पशुपालन के प्रयोग हेतु, मांस के प्रयोग हेतु, पशुपालन उस समय होता था दुग्ध पालन के लिए नहीं, मांस के पालन के लिए, या फिर अपने घर की सिक्योरिटी के लिए वो कुत्ता नहीं पालते थे, वो लोग उनको खाने के लिए ही उनको पालते थे, जैसे कि मुर्गी उर्गी पालते हैं लोग अभी। गाय बकरी भकड़ी जो भी चीज़ें हैं वो उस समय होती थी, चराते थे वो लोग। तांबे और मिट्टी के बर्तन तो भैया इसकी जान है ताम्रपाषाण काल की। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कच्चे मिट्टी के घर को, कच्चे मिट्टी के घर हुआ करते थे। ताम्रपाषाण काल में हम लोग मूर्ति निर्माण भी देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, ऐसा भी साक्ष्य मिलता है। कुछ मूर्तियां यहाँ पर मिली जो कि माता जी की थी। तो हम लोग को ये भी मिलता है कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं, मूर्ति निर्माण देखते ही समझ गए कि धार्मिक मान्यताएं अब पनपने लगी थी और ताम्रपाषाण काल से धर्म के आधार पर लोग आगे बढ़ने लगे थे, या फिर कह सकते हैं धर्म के मामले में लोगों की जो विचारधारा है वो पनपने लगी थी। इनकी धार्मिक मान्यताएं पनपने लगी थी और अब मृतक वगैरह कोई लोग क्या करते थे कि आंगन में दफनाते थे। कोई मृतक हो गया तो आंगन में दफना दिए, ये रहा इनका आंगन, गड्ढा किया, दफना दिया, चप्पल जूता और बहुत सारे खाने पीने के सामान रख दिए कि इनकी आत्मा निकलेगी तो वो खाएगी, ऐसे इनकी मान्यता थी। चलो भाई आगे देखें तो संपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में हमें पक्के ईंटों का जिक्र नहीं मिलता है, पक्के ईंटों का जिक्र जो है वो नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है, परंतु हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी किनारे में मिली थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो नव ताम्रपाषाण काल युग के बाद अचानक से हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों में परिवर्तन हुआ। लोग नहरों में नहीं, नगरों में रहना प्रारंभ कर दिए, कस्बे बनाकर रहना प्रारंभ कर दिए। और हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग नदी के किनारे रहते थे, जिस नदी का नाम था सिंधु नदी। भारत कुछ इस प्रकार से है हमारा।
और सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान के कुछ रीजन में देखने को मिली, जैसे कि ये रहा हमारा भारत, इधर से निकल गया इधर म्यांमार वगैरह, और ये निकला हमारा इधर इधर, ऐसे जो भी है, इतना जाना नहीं है हम लोग को। और मान लो कुछ इस तरीके से हमारा भारत है यहाँ पर, लो भैया यहाँ पर हमारा भारत निकल गया। इधर रहा ये पाकिस्तान का एरिया, और इधर कुछ नदियाँ वगैरह भी हैं, कुछ इस प्रकार से नदियाँ हैं। ये रहा हिमालय पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, इधर से नदियाँ निकली, एक नदी निकली सिंधु नदी, झेलम, सरस्वती नदी भी इस तरीके से है कुछ, और झेलम के बाद रावी सतलुज नदी एक आती है आगे झुलती है इससे, रावी नदी, काफ़ी नदियाँ यहाँ पर हैं। और इन्हीं नदियों के क्षेत्र के पास में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली। ये जो इलाका है, इसी के पास में हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली। क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे थी इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। और ये जिस क्षेत्र के किनारे थी उस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर एक दो नदी नहीं, यहाँ पर 7 नदियाँ मिलती थी, सिंधु नदी, सरस्वती, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, और क्या बची, एक व्यास नदी बची। ठीक है, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आते थे, हम आगे लिखूंगा मैं। यहाँ पर लोग नगर में रहना प्रारंभ कर दिए थे, मैंने ये बता दिया है। समय काल की बात करें तो 2500 से लेकर 1700 के आसपास में कह सकते हैं। 1700 BC से अराउंड 1700, 2500 BC, 1700 BC, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, इसका हम लोग वर्णन देखते हैं। और कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर इसकी बात की जाए तो कार्बन डेटिंग के अनुसार, यानी कि साइंटिफिक टर्म पर देखा जाए तो लगभग ये 2300 BC, 1750 BC के आसपास में आती है। 2300 BC से लगभग 1750 BC, यानी कि ईसा पूर्व, इसका समय काल देखा जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार। इसकी खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। इसकी खोज की बात करें तो 1921 है ना। 1921 मतलब क्या, कि मतलब इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होगा, चौरा चौरी हत्याकांड के 1 साल पहले की बात है। चौरा चौरी हत्याकांड के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आई थिंक चल रहा होगा भारत में इस समय। तो जो भी है, दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई गई और 1921 में ही खुदाई के बाद चर्चा में आते ही इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत लिया गया। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जहां पर 7 नदियां देखने को मिलती हैं। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आते थे ये जो भी क्षेत्र अभी हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो पहली खुदाई है वो हड़प्पा नाम की जगह पर की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान में इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग 2800 से ज्यादा क्षेत्र हो चुके हैं, मैं कह देता हूँ 2000 ज्यादा क्षेत्र हो चुके हैं। ठीक है, सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जो कि बढ़ते ही जा रहा है, खोज होते जा रहे हैं। और इस सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, मतलब ऐसी थी। लो भाई, ये ऐसी थी, ऐसी। ठीक है, परंतु यहाँ पर त्रिभुजाकार अभी यहाँ पर नहीं थी। इसकी सभ्यताओं के साक्ष्य जो है वो यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी। हाँ तो भैया कॉल आ गया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलते हैं। और अगर बात करें ऊपर में
तो नॉर्थ में भांडा जो कि जम्मू कश्मीर का है, साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। उधर की तरफ बात करें तो मेरठ का, मेरठ नहीं रे मेरठ, मेरठ का आलमगीरपुर है। और इधर की बात करें तो मतलब कि वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर कहीं आता है ये पूरा, जो कि है बलूचिस्तान का सुतकांगेन। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखा ही सकते हो। एक और समकालीन सभ्यताएं भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, गजब गजब के नाम है इनका भी। एक तो हमारे पास है हड़प्पा, तो हमने पढ़ ही लिया। और है हमारे पास मिस्र की संधि, मिस्र की संधि नहीं, मिस्र की सभ्यता, मिस्र 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 की जल संधि, अबे मिस्र की सभ्यता, जल संधि बोल रहा हूँ, मेसोपोटामिया। और हमारे पास है चीन की सभ्यता। नदी की बात करें तो ये नील नदी, ये सिंधु नदी, ये दजला नदी और ये हुआंगो नदी के आसपास में देखने को मिलती है। इनकी सभ्यता के जो लिपि है, उस लिपि को कोई समझ तो नहीं पाया, परंतु अगर इसकी नाम को बात किया जाए तो नाम इसका है ब्रोस्टोफोर्डेन लिपि, ब्रोस्टोफोर्डेन लिपि। और ये लिपि जो है वो ऐसे लिखी जाती थी, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अलग ही इनका चलता था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ऊपर ऊपर सिद्धांत है, मतलब बताऊंगा मैं, बट इसको मैं हम लोग कल देखेंगे। चलो भाई, क्योंकि वीडियो 20 मिनट हो चुका है और रिवीजन वीडियो इतना ही होता है, तो इस चीज़ को डीप में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हड़प्पा सभ्यता को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।